आप सभी का जी एस एडू हब फॉर यू में स्वागत है। क्लास नाइन्थ की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, इसमें पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर को हमने पढ़ा था, पालमपुर गांव की कहानी। आज हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग। देखिए, संसाधन के रूप में लोगों का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। पीपल्स एज रिसोर्स। पीपल्स एज रिसोर्स मतलब कि हम लोगों को संसाधन के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। देखिए, जो लोगों को हमें संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि शिक्षा, परीक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाए। अगर हम किसी व्यक्ति का, किसी मानव का संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहला हमें निवेश कहाँ करना होगा? शिक्षा, परीक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, शिक्षा, परीक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो यह मानव पूंजी कहलाता है। मतलब कि आप जब शिक्षा में, परीक्षण और चिकित्सा में जब निवेश करते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा परीक्षण, अच्छा कौशल मिलता है, स्वास्थ्य उनका सही रहता है, चिकित्सा सेवाएं अच्छी होती हैं, तो जनसंख्या हमारी, मानव भी एक क्या होती है, पूंजी के रूप में कार्यरत हो जाती है और वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काम करती है। देखिए, मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन का भंडार है। मानव पूंजी क्या है? कौशल और उसमें निहित उत्पादन का भंडार है। ठीक है। ये मानव क्यों? मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जा सकता है। अभी जो भी हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसको हम और अधिक शिक्षा दे करके, लोगों को और अधिक ज्ञान दे करके, कौशल दे करके उनको क्या कर सकते हैं? शिक्षित कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित कर सकते हैं। इससे मानव पूंजी का क्या होगा? मानव पूंजी का निर्माण होगा। देखिए, इससे क्या होगा? मानव पूंजी का निर्माण होगा। अब बात ये आती है कि मानव पूंजी का ही हम क्यों निर्माण करना चाहते हैं। तो देखिए, जो अगर हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में निवेश किया तो वो भौतिक पूंजी निर्माण के रूप में मानव पूंजी ही काम करती है, जो क्या करती है? देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज़्यादा देश के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, तो इससे क्या होगा? देश की उन्नति होगी। देखिए, मानव पूंजी के लिए शिक्षा, परीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल देता है। अगर हम मानव पूंजी के लिए शिक्षा, परीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करते हैं तो क्या होगा? भौतिक पूंजी, जैसे हमें फिजिकल कैपिटल की तरह ही हमें ये उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक और बात है कि जो अधिक शिक्षित या बेहतर परीक्षित लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय के साथ अधिक स्वस्थ लोग को उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अब देखिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या है? ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को ज़्यादा उससे बेनिफिट हो रहा है, देश को उससे फ़ायदा हो रहा है और वो ज़्यादा स्वस्थ भी हैं। ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से हमें देखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या अगर बहुत अच्छे पदों पर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, राजनेता हैं, तो ये सब क्या है? अधिक पढ़े लिखे हैं, बेहतर परीक्षित लोग हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इनकी उच्च उत्पादकता भी मिल रही है हमें और इससे अधिक आय हो रही है और साथ में जो ये लोग क्या है? अधिक स्वस्थ लोग हैं। ठीक है। और अधिक स्वस्थ, अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोग देश को अधिक स्वस्थ बनाते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं। उच्च उत्पादकता के रूप में हम इसे देख पाते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से मानव पूंजी समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। देखिए, अधिक पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से मानव पूंजी के रूप में समाज को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे देखिए, अगर एक अधिक शिक्षित व्यक्ति होगा, अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या लाभ उन लोगों तक पहुंचाएगा
उन लोगों तक पहुंचाएगा जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित हैं, क्या है, उतने शिक्षित हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान करेगा। जैसे एक बात करते हैं, अगर एक डॉक्टर बन जाता है, एक डॉक्टर क्या करेगा, मरीजों की सेवा करेगा, मरीजों का इलाज करेगा, तो वो क्या करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से देश को स्वस्थ बनाने में कार्यरत है। तो ये भी एक मानव पूंजी के रूप में है। देखिए, मानव पूंजी को अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ माना जाता है। ये मानव पूंजी को, देखिए प्राकृतिक पूंजी है, ठीक है, लेकिन मानव पूंजी जो है उसको अन्य संसाधनों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि मानव जो है वो संसाधन, भूमि और पूंजी दोनों का उपयोग कर सकता है। वो संसाधन का भी उपयोग कर सकता है और पूंजी का भी उपयोग कर सकता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इन्हें एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। किसे बदला जा सकता है? मानव पूंजी में अगर हम निवेश करते हैं तो जैसे आप देख लीजिए कि सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आधुनिक औद्योगिकरण ला सकते हैं, किससे श्रमिकों का परीक्षण दे सकते हैं, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में हम बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मानव पूंजी में अगर हम निवेश करते हैं तो इससे देश की उत्पादकता बढ़ती है। अब देखिए, हम आगे आते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से। तो देखिए, आर्थिक क्रियाकलाप 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक होता है और तृतीयक क्षेत्रक होता है। 2 और क्षेत्रक होते हैं, उसको हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम 3 के बारे में बात करते हैं। ये पुराने समय से ही चला आ रहा है 3 क्षेत्रक के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो क्या होता है, इससे भारत की सबसे अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी हुई है। सबसे अधिक जनसंख्या किससे है? प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ी हुई है। कैसे? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन आदि, ये सब जो काम करते हैं, खनन का काम हो गया, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसमें सबसे अधिक लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जबकि जो दूसरा क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। दूसरा क्षेत्र क्या होता है? विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र होता है। यहाँ पर ये क्या करता है, पहले क्षेत्र से कच्चा माल खरीदता है। क्या करता है? कच्चा माल खरीदता है और उसको क्या करता है, बनाता है, ठीक है। जैसे अब प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र ने गेहूं खरीदा, चावल खरीदा और उसको क्या किया, पैकेट में पैक कर दिया, ठीक है। तो ये द्वितीय क्षेत्र का काम क्या होता है कि वो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल खरीदता है और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में उसे बनाया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर है। हाँ, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अपेक्षा बहुत कम लोग होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ कम लोग होते हैं। तीसरा क्षेत्र हमारा आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो होता है सेवा का क्षेत्र होता है। इससे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि। देश को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है इसी से होता है, इसी क्षेत्र से सबसे अधिक फ़ायदा होता है, जीडीपी में ग्रोथ आता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर इस क्षेत्र से भी कम लोग काम करते हैं, द्वितीय क्षेत्र से भी कम लोग काम करते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र सामान खरीदेगा और उसको बनाएगा, लेकिन द्वितीय क्षेत्र अब क्या करेगा, उसको बेचने के लिए तृतीय क्षेत्र की आवश्यकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को देगा और डिस्ट्रीब्यूटर उसे क्या करेगा? बेचेगा। देखिए, लेकिन इन क्षेत्रों में जो क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलापों के स्वरूप में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और यही क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करते हैं। मूल वर्धन का मतलब होता है एमआरपी, किस रेट पर हमने सामान को बेचा। अब देखिए,
मान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र ने 10 रुपये केजी गेहूँ खरीदा, तो इसने अब अपना पूरा प्रॉफिट लगा करके 15 रुपये पर केजी से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे 20 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग रिसेलर को दिया। अब रिसेलर क्या करता है, 25 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग जनता को देता है। जब जनता को देता है तो ये जो मूल्य वर्धन हो रहा है, ये जो रेट चेंज हो रहा है, यही क्या होता है, राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन का काम करता है। और यही क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। हर कोई अपना मार्जिन बचा करके चलेगा, हर कोई अपना बेनिफिट कमाना चाहेगा। इसी के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र से हम कम रेट में खरीदते हैं, द्वितीय क्षेत्र उसको बनाने में जो भी खर्चा आता है और अपना प्रॉफिट रख करके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना मार्जिन रख करके रिसेलर को देता है और रिसेलर फिर अपना मार्जिन रखते हुए जनता को बेचता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं और इसमें जो मूल्यों का चेंज होता है, मूल्यों का परिवर्तन होता है, इसे हम क्या करते हैं, मूल्य वर्धन कहते हैं। मूल्य क्या होते हैं, बढ़ते हैं। खरीदा भले 10 रुपये में है गया है, लेकिन बेचा 25 रुपये गया है, तो 25 रुपये बेचा गया तो वो 15 रुपये का मूल्य वर्धन हुआ। तो यही क्या होती है, राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक क्रियाओं को हम यहाँ पर देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो है, आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है बाजार और दूसरा होता है गैर बाजार। अब देखिए बाजार क्या है और दूसरा गैर बाजार क्या है, इसको हम समझते हैं। बाजार क्या होता है, जब हम किसी काम को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए हमें क्या मिल जाए, वेतन लाभ मिले। क्या मिले, वेतन लाभ मिले। वेतन लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसे सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। जैसे हम किसी काम को करते हैं और उसके लिए हमें पे किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, बाजार होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमने खेती किया और खेती में हमारे पास 50 किलो अनाज हुआ या 500 टन गेहूँ हुआ, 500 टन में से हमने 10 टन अपने घर में रख लिया, बाकी 490 टन मार्केट में बेच दिया, तो ये क्या है, बाजार है। ठीक है, अगर आप मार्केट में गए और किसी को अपनी सेवाएं दी, मान लीजिए आपने किसी को पढ़ाया, जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन पढ़ाया, तो वो क्या है, आपने अपनी सेवाएं दी जिसके लिए कुछ आपको पे किया गया, तो वो क्या है, बाजार है। लेकिन गैर बाजार क्या होता है, देखिए गैर बाजार जो होता है वो स्वयं उपभोग के लिए बनाया जाता है। स्वयं उपभोग मतलब कि आप एक किसान है, वो खेती कर रहा है और खेती करके खुद ही खेती कर रहा है और वो इतना ही उगाता है जितने में उसका साल भर का गुजारा चले, वो बेचता नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, गैर बाजार कहेंगे। जैसे महिलाएं घर में काम करती है तो उनको पे नहीं किया जाता है, तो वो क्या है, गैर बाजार के रूप में आती हैं। तो किसी भी प्रकार का पे ना करना, किसी भी प्रकार का हमें पारिश्रमिक का भुगतान ना होना गैर बाजार कहलाता है। अब देखिए हमारे पास आता है शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारण है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारण है। देखिए जो इस पूरे चैप्टर में बात कही गई है, इसमें दो लोगों की कहानी ली गई है। एक बिलास है, एक कौन है, बिलास है, और दूसरा कौन है, शकल है। बिलास और शकल है। देखिए बिलास तो एक अशिक्षित है और रोगी है, अशिक्षित और रोगी है, जबकि शकल एक शिक्षित है, शिक्षित और स्वस्थ है। क्या है, स्वस्थ है। तो इस पूरे चैप्टर में जो कहानी ली गई है वो सिर्फ इन्हीं दो लोगों की ली गई है। बिलास और शकल के बारे में लेकर के कहानी को समझाया गया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि देखिए शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय का प्रमुख निर्धारण। तो देखिए यहाँ पर आप जितना अधिक पढ़े होंगे और जितना आपको कौशल होगा बाज़ार में, आपको उतना अधिक सैलरी मिलेगा, उतने अधिक पे किया जाएगा। इसी में आता है महिलाओं को कम प्राप्त पारिश्रमिक का कारण। अब महिलाओं को कम क्यों पारिश्रमिक मिलता है, महिलाओं को कम वेतन क्यों दिया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो
देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पैसा दिए जाते हैं। तो क्या होता है, महिलाओं में सबसे पहली बात है बहुत कम शिक्षा होती है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत के लोगों की ये सोच है कि लड़कों को पढ़ाओगे तो वो घर में रहेगा और अच्छा कमाएगा, जबकि लड़की को पढ़ाएंगे तो वो दूसरे घर चली जाएगी तो वो कमाए करके हमें नहीं देगी। तो इसलिए आज भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, उच्च कौशल नहीं सिखाया जाता है, इंटर तक पढ़ा दिया गया। तो आज भी भारत में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है महिलाओं की आज भी लिटरेसी रेट कम है। देखिए, जो 1950 में जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो 52% थी, ठीक है, जो कि 2011 आते आते 66.7% हो गई ऑल ओवर इंडिया। 2011 में 66.7% हो गई महिलाओं की शिक्षा दर। तो महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है, कम कौशल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको बहुत कम सैलरी मिलती है। दूसरा आता है कि अधिकतर महिलाएं जो होती हैं वहाँ काम करती हैं जहाँ पर नौकरी की सुरक्षा नहीं है, जहाँ पर क्या होती है, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनियां महिलाओं को अधिकतर नहीं रखती हैं, क्योंकि रूल ये कहता है कि महिलाओं को जब प्रसूत के समय पर 21 सप्ताह की छुट्टियां दी जाए, और उस समय 21 सप्ताह की छुट्टी के समय भी सैलरी पे की जाए। तो कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को रखना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि महिलाएं बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं होती हैं। और देखिए, ये जैसे 1950 में 52 लिटरेसी रेट थी, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 66.7% हुई, जबकि अभी करंट में 8 सितंबर 2020 को एक एनजीओ के अकॉर्डिंग नई साक्षरता रेट को निकाला गया है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 2020 में 70.3% है, 70.3% लिटरेसी रेट निकाली गई है। तो महिलाओं की लिटरेसी रेट पुरुषों की अपेक्षा शुरू से ही कम आती रही। अब महिलाएं जो हैं वो अधिकतर महिलाएं नहीं पढ़ी होती हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वही अपने बच्चे लड़कियों को पढ़ाते हैं। जैसे डॉक्टर, महिलाएं अक्सर डॉक्टर बनती हैं या टीचर बनती हैं। महिलाएं डॉक्टर या टीचर फील्ड में जाती हैं और इस फील्ड में उनको बराबर सैलरी, पुरुषों के बराबर ही सैलरियाँ मिलती हैं, जिससे यहाँ पर लेकिन कुछ लोग हैं, ये कुछ महिलाएं 0.5% आप बोल सकते हैं कि कुछ महिलाएं ही डॉक्टर, इंजीनियर और टीचिंग की जॉब में जाती हैं, वाइट कॉलर जॉब कर रही हैं। अदरवाइज सभी महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती हैं या उनको उनके लायक जॉब नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर फ्री में किसी की सैलरी नहीं देता है। शादीशुदा महिलाओं को सैलरी नहीं दे, जल्दी काम पर नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई सप्ताहों तक गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं रखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब देखिए, जनसंख्या में गुणवत्ता की बात करें तो यह साक्षरता दर जो है, यह साक्षरता दर जो जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। शिक्षा की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। देखिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो क्या करती है, देश की समृद्धि दर का निर्धारण करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति होती है। इसीलिए जो एक कैंपेन चलाया जा रहा था, न्यू इंडिया #75, आज़ादी के 75 साल पर न्यू इंडिया का हमने मनाया था, जिसमें ये एक बात रखी गई है कि हम
एजुकेशन सेक्टर को पूरा तरीके से बदलें, जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर के आए गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर के आया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लास्ट जो आया था 1986 में आया था एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, जिसमें अलग अलग बच्चों को पहले से ही सिखाया जाएगा कैसे कौशल सीखा जाए। तो जनसंख्या को और स्वास्थ्य के लिए भी अलग अलग रास्ते लेकर के आए गए स्वास्थ्य के लिए, कि जैसे आयुष्मान योजना चलाई गई, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया गया। जैसे आयुष्मान योजना मैं लिख देता हूँ, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को चालू की गई थी, जिसमें 5 से लाख तक का कवर मिलता था। जबकि 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से, जिसमें हर किसी की मेडिकल रिपोर्ट को डिजिटली रखा जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक है, हमारा देश पहले से बहुत आगे जा रहा है, उन्नति कर रहा है। उसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर के आई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें बोला गया है कि 6% जीडीपी का 6% अब हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। मतलब जितना भी हमारा जीडीपी होगा उसका 6% ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रॉफिट है वो जितना भी होगा उसका हम क्या करेंगे, 6% जीडीपी का जितना भी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी भारत का होगा उसका 6% हम क्या करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ठीक है। एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, 6% खर्च किया जाएगा, जो कि इतना नहीं होता था, इतना नहीं किया जाता था एजुकेशन पर, इतने ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें खर्च करना चाहिए अधिक से अधिक। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी पीछे, चलिए लास्ट में हम इसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या है। अब देखिए, अभी हमने जैसे बात कही थी कि 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन 2 और प्रकार की होती हैं, एक होती है आर्थिक क्रिया जो होती है, आर्थिक क्रिया जो है वो एक है शिक्षा क्षेत्र, मतलब कि ज्ञान क्षेत्र, क्या कहें, ज्ञान क्षेत्र, शिक्षा नहीं हटा देते हैं, ज्ञान क्षेत्र है, क्या है, ज्ञान क्षेत्र है। और तो एक हमारे पास क्या है, ज्ञान क्षेत्र है, और दूसरा क्या है, निर्णय क्षेत्र। ज्ञान क्षेत्र जो भी रिसर्च सेंटर है, इसरो हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, ज्ञान क्षेत्र है। यहाँ पर भी महिलाओं की भले ही परसेंटेज कम है, लेकिन यहाँ पर भी ये क्या होता है, गोल्डन कॉलर जॉब होता है वह, ठीक है। जबकि ये निर्णय क्षेत्र होता है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, राजनेता आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी, राजनेता, सिविल सर्वेंट आ जाते हैं। हाँ, सिविल सर्वेंट में महिलाएँ बहुत ज़्यादा जा रही हैं, महिलाएँ बहुत अधिक जा रही हैं। तो ये क्या होता है, इसे गोल्डन कॉलर जॉब बोलते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि तो हमने जो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं बताई थी, उसमें कौन से थे, प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक था, ठीक है, तीसरा तृतीयक था, तृतीयक, चौथा हमारा ज्ञान क्षेत्र हो जाता है, और 5वां हमारा आ जाता है निर्णय संबंधी, ठीक है। तो ये जो जॉब है प्राथमिक, तो देखिए गांव के लोग होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं, इनके लिए ये एग्रीकल्चर होते हैं, तो इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सेकंड जो फील्ड होता है, द्वितीयक जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपड़े गंदे हो जाते थे, तो इसके लिए ब्लू कलर में पता नहीं चलता है, तो ज़्यादा पता नहीं चलता, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्लू कलर। जबकि तीसरे जो थर्ड ट्रायल आर्थिक क्रियाएं टर्सरी पीरियड है, इसे हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब होता है, ठीक है। लेकिन इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन कॉलर जॉब। गोल्डन कॉलर जॉब। देखिए यहाँ पर सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेसी आ जाते हैं, क्योंकि आपके एक निर्णय पूरे देश पर लागू करना है। एक निर्णय, किसी भी आप योजनाओं को लागू करना चाहते हो तो पूरे देश पर लागू करना है। तो इसीलिए इस फील्ड को क्या बोला जाता है? गोल्डन कॉलर जॉब बोला जाता है। इस क्षेत्र को हम गोल्डन कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ये जो दो क्षेत्र हैं, यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, बहुत अधिक आ रही हैं, और ख़ास करके सिविल सेवा में तो सबसे ज़्यादा महिलाओं का आना हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम महिलाएं आ रही हैं, आज भी क्या है, बहुत कम महिलाएं सिविल सेवाओं में आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जैसे बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर से पहले हम कुछ और पॉइंट, तो देखिए हम साक्षरता दर पे बात कर रहे थे। साक्षरता दर जो महिलाओं की थी उसको हमने बता दिया। देखिए 1951 में 18% से बढ़ करके 1951 में 18% से बढ़कर कितनी हो गई थी? 2011 में 74% हो गया था। मतलब कि ये भारत की साक्षरता दर हो गई थी। लेकिन महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर करीब 16.6 अधिक थी, ठीक है। 16.6% पुरुष अधिक साक्षर थे किससे? महिलाओं से। जबकि आज जो ऑल ओवर इंडिया मेल लिटरेसी रेट है वो 84.7% है 2020 के हिसाब से। जबकि महिलाओं की 2020 के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है वो 70.3 है। हाँ, फर्स्ट नंबर पे केरल है, सेकंड नंबर पर दिल्ली है, और लास्ट नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पर देखिए कि जब बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे तो इसको भारत सरकार ने किस आधार पर इसे शुरू किया? इसके लिए क्या किया गया था कि सबसे पहले 16 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे थे, स्कूली छात्र थे, उनको 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में चलाया गया, जिसमें क्या था कि 16 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उसके बाद हुआ कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल लॉटो नाम से एक कैंपेन भी, शिविर भी शुरू किया गया। स्कूल लॉटो नाम से एक शिविर का शुभारंभ किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चों का नामांकन हो वो बढ़ जाए। लेकिन होता क्या था कि बच्चे को चलो ठीक है, आप ज़बरदस्ती ला करके स्कूल में नाम लिखवा लिए, लेकिन बच्चा दोपहर तक रुकता नहीं था, बच्चा पूरा टाइम स्कूल में रुकता नहीं था। और कई ऐसे लोग थे जो गरीब थे, बहुत गरीब थे, जो स्कूल नहीं जा सकते थे, खाना नहीं, क्योंकि अगर खाना नहीं है, पेट स्वस्थ मस्तिष्क ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा और आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छा खासा व्यक्ति भी नहीं पढ़ पाएगा, बीमार हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया कि भारत सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की, दोपहर में भोजन देने की व्यवस्था को शुरू किया गया कि अब बच्चों को क्या किया जाएगा, पौष्टिक आहार दोपहर में भोजन देने के, दोपहर में भोजन देने की व्यवस्था की गई कि
जो छात्र स्कूल में जाते हैं और वो नहीं रुक पाते हैं, उनके लिए हमने क्या किया, दोपहर में भोजन देने की योजना शुरू की गई, जिसके कारण मिड डे मील की शुरुआत हुई। देखिए, ये शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार कब बन गया, उन जो 84वें संशोधन, 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A में क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देने से क्या हो गया, ये मौलिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार के रूप में आ गया था। ठीक, अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि शिक्षा में सुधार हेतु बहुत सारे काम किए गए। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अलग अलग राज्यों से कहा गया कि विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, क्योंकि एक ही पाठ्यक्रम अब हम हर राज्य में नहीं लगा सकते हैं। कि मान लीजिए महाराष्ट्र के जो पाठ्यक्रम है वो यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या गुजरात का पाठ्यक्रम उत्तराखंड में अप्लाई नहीं कर सकते। तो पाठ्यक्रमों को राज्य के हिसाब से बनाने के लिए बताया गया, जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, जो आजकल सबसे ज़्यादा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण बोल दिया गया, संस्थानों का असरलीकरण कर दिया गया, अशासकीयकरण कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि चीज़ें बदली, बहुत सारा सुधार आया। इसके बाद देखिए, जो स्वास्थ्य संबंधित जीवन प्रत्याशा वर्ष जो था, जीवन प्रत्याशा वर्ष बढ़ करके 2004 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई जीवन प्रत्याशा, जबकि शिशु मृत्यु दर 1951 में 1000 बच्चों पे 170 से घट करके 2016 में 34 पर आ गई। हाँ, हमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सुधार हुआ है, मान के चलते हैं कि बहुत सुधार हुआ है। इस अवधि में क्या है, जन्म दर भी गिरी, जन्म दर गिर करके 20.4 और मृत्यु दर 6.4 आ गई। ठीक है, तो ये बहुत सारे सुधार किए गए, अलग अलग सुधार किए गए थे। अब देखिए हमारे पास आता है बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा जरूरी वाला शब्द है बेरोजगारी। एक अच्छे खासे व्यक्ति को बर्बाद कर देता है बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए बेरोजगारी उस समय विद्यमान थे। बेरोजगारी की परिभाषा आप क्या देंगे, तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोज़गार ना मिले। मान लेते हैं कि किसी जॉब की सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ है, 1 लाख रुपए पर मंथ है, और आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ कहते हैं, तो उसे बेरोज़गारी नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपको 50,000 या 20,000 रुपये मिल रहा है, जो इस समय कोरोना काल में किया जा रहा है बिल्कुल, तो उसे क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब कि जो प्रचलित मजदूरी है उससे भी कम मिलना, और उससे कम मिलने पर जो इच्छुक लोग होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। देखिए बेरोजगारी में भी कई अलग अलग होती हैं, जैसे श्रम बल होता है। श्रम बल, जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु क्या होती है, 15 से 59 वर्ष होती है। श्रम बल के लिए सिर्फ 15 से 59 वर्ष तक के लोग ही काम पर लिए जाते हैं, इसलिए जनसंख्या में इन्हीं को शामिल किया जाता है और इन्हीं से बेरोजगारी दर देखी जाती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं ग्रामीण, क्योंकि बेरोजगारी दर भी अलग अलग प्रकार की होती है। ग्रामीण बेरोजगारी होती है, शहरी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है और परछन बेरोजगारी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। देखिए ग्रामीण बेरोजगारी जो होती है वो गाँव में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, गाँव में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि गाँव में खेती करते हैं, तो खेती करने के साथ साथ खेती, जब तक खेती की तब तक रोज़गार है, उसके बाद बाकी खेती ख़त्म कि उस बुआई ख़त्म, उसके बाद हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो सभी लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कह लेते हैं, बेरोज़गारी की ग्रामीण बेरोज़गारी कहते हैं, ग्रामीण बेरोज़गारी कहा जाता है। कि ग्रामीण बेरोज़गारी होती है, लेकिन शहरी बेरोज़गारी क्या होती है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार ना मिलना। क्या होना, पढ़े लिखे लोगों को भी रोज़गार का नाम मिलना। शहरी बेरोजगार, शहर में अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनको जब रोज़गार नहीं मिलता है,
पढ़े लिखे लोगों को रोजगार ना मिलना। शहर में तो उसे क्या कहा जाता है, शहरी बेरोजगारी कहा जाता है। बहुत जो भारत में शहरी बेरोजगारी या ग्रामीण बेरोजगारी सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, और किसी भी देश की बेरोजगारी में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मंदीग्रस्त की सूची है। अगर किसी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उस देश में मंदी आ रही है, ठीक है, क्योंकि जब कमाने वाला एक होगा और खाने वाले चार होंगे, और उस कमाने वाले को भी उस दर पर उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, इससे मंदी की स्थिति आना शुरू हो जाएगी। तो भारत की तो बेरोजगारी दर वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा लोगों की जॉब गई है। जबकि देखिए हमारे पास मौसमी बेरोजगारी जो होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, किसी खास मौसम में, जैसे बरसात का मौसम आया या किसी खास मौसम में क्या हो रहा है, काम होना, और उसके बाद अन्य के सभी मौसमों में काम ना होना, ठीक है, कुछ खास मौसम में ही रोजगार होना, खास मौसम में रोजगार होना, ठीक है। किसी खास मौसम में रोजगार रहेगा, बाकी खाली बैठे हैं, बाकी अन्य मौसम में खाली हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन ये परछनन बेरोजगारी गाँव में सबसे अधिक देखने को मिलती है। परछनन बेरोजगारी जो होती है, ये बेरोजगारी दिखती नहीं है लेकिन बेरोजगारी होती है। जैसे किसी काम को मान लेते हैं, देखिए एक खेत है, एक खेत में, इस खेत में काम करने के लिए अगर 5 लोगों की आवश्यकता है, 5 लोग इस खेत में काम कर सकते हैं, और इसमें हमने 10 लोगों को रखा है, तो 5 लोग जो हैं वो क्या है, परछनन बेरोजगारी में है। क्या है कि 5 लोगों से वो काम हो सकता है, लेकिन 5 लोग इसमें लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, परछनन बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों का लगना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य करना, लोगों का कार्य करना परछनन बेरोजगारी होता है, ठीक है। बाकी हम आपको जो नई लिटरेसी रेट की रिपोर्ट आई है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और नई शिक्षा नीति को भी क्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।